मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊं? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा उसका कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान को निगल लिया। आज अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा देती है। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खाओ। आओ मेरी रानी बेटा, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर नहीं आई, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उसकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा जरूर ले आऊंगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी भी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई में से एक समोसा लेकर अपने नन्हे नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर दे देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों से समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब यह सब देखती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में ही अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है मेरा। नहीं दादी, अभी मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां ही चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। कविता टीवी देखते हुए कहने लगी, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा पापा आए नहीं अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया है? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या जरूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? एक गुड़िया। ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व तुम्हारे जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर गुड़िया है। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी भी है, एक तुम्हारे लिए व एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत किया करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब माँ का ही इकट्ठा किया हुआ है। पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वह अभागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर एक और शब्द भी मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। ऐसा अजय ने कहा।
मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। अब आओ रिंकू, चलते हैं, हम कभी भी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी ही की भाषा बोलने लगी है? तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप प्लीज मत जाओ, प्लीज, मैं किसके साथ सोऊंगी? फिर अपने पापा के साथ सोना। मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती थी, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को ही मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था, पर समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता का फोन ट्राई किया, पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला ही बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वायदा किया था। उसे कुछ सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे, जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व कितने अजनबी थी वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें, वो उसका शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उसने इस तरह खोया कि उसके सामने उसको प्रपोज तक कर दिया, और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी थी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी ना। ना कोई गम था, ना कोई समस्या, और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आजाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है, ना ही कोई मंजिल होती है। उसे अच्छी तरह से याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया। फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिए के बानों के द्वारा जिंदे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फोन लिए खड़ी थी। अजय ने फोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे रिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतजार कर रहा है आपका। रिंकी भी तुम्हारी और हम सब भी, प्लीज लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं हो सकता। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अब फैसला आपको ही करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ को या मुझे। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ, भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है, वो आपके पास ज्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रूंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज्यादा टूट चुका था अजय। वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा हुआ अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर जुड़ियों व बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, वो दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य, वो उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू को साथ लिए हुए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या वह? ना अकेली माँ उसे चाहिए थी, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम ना था और उसका नामो निशान भी ना था। पर पता नहीं किसकी नजर लगी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को कि नर्क से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कविता का फोन था क्या? क्या वो वापस आ रही है? इतना कहते हुए ही माँ के कई प्रश्न खड़े हो गए। हाँ माँ वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व रिंकू को साथ ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक इतनी बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धाश्रम तक जाने की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर तक खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का सा रह गया।
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगे और एक अनाथ की जिंदगी जियोगे? मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ना की होती, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो बहुत कम समय बचा है, जो कि मैं वृद्धाश्रम में ही गुजार लूंगी। पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र तुम्हारा सहारा बनेगी। और ऐसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी मेरी याद आए, मुझे मिलने के लिए चले आना। वहाँ हर प्रकार की सुविधा भी होगी, नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कविता को। माँ के बहुत ज्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को ना चाहते हुए भी उसके जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये बात पता चली तो वह बहुत ही खुश हुई। अब उसे घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज्यादा मन ही मन में मौन भी रहता। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, वह उसे अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार सी रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय को इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा ही खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि माँ को कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से ही थी। जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहां जाने से रोका करती थी और कई बहाने भी बनाती थी। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले जाता था, जिससे कविता और भी ज्यादा बिगड़ जाती थी। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहां जाया करता था, पर उसे यह पता नहीं था कि माँ को कैंसर है। अब उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, तो इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलता हूँ। पर जैसे ही वो अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है और वो एक अस्पताल में भर्ती है। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी पहचान नहीं पा रही